हेलो दोस्तों। भारत के संविधान के संदर्भ में एक नया वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके लिए और टाइटल है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। अगर आपने भारत का संविधान पढ़ना शुरू किया है तो निश्चित रूप से सबसे पहली चीज यही पढ़ी होगी। जब संविधान के बनाने का इतिहास हम पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद संविधान की प्रस्तावना आती है कि कौन सी कमिटीज बनी और उसके बाद जब संविधान की पुस्तक शुरू होती है वहां उद्देशिका लिखी हुई है। सबसे पहले आप कोई भी पुस्तक जो पढ़नी शुरू करते हैं आपने देखा होगा कि पुस्तकों पर प्रिफेस होता है या फिर लेखक की तरफ से वहां पर प्रस्तावना दी हुई होती है। प्रवेश के नाम से एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। बताया जाता है कि पुस्तक क्यों लिखी गई है, वो बुक क्यों लिखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, किस एग्जाम के लिए, अमुक अमुक एग्जाम के लिए, अमुक सहायता करेगी, अमुक एग्जाम के लिए पढ़ें और इन छात्रों के लिए भी है। इस तरह से उस पर लिखा होता है। तो उद्देशिका की आवश्यकता क्या है, उद्देशिका आवश्यक क्यों है? हमने कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक लिखी, वो क्यों लिखी, उसके लिखने का कारण क्या है, उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ये उद्देशिका का, ये प्रस्तावना का मुख्य कार्य होता है बताना। हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है वो उसमें ढेर सारे विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, साथ ही साथ कुछ डेट भी लिखी हुई है। हम देखते हैं कि जब संविधान के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा होती है, बातें चलती हैं, तो संविधान की प्रस्तावना को बार बार रिफर किया जाता है, उसे बार बार देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह तय किया, केशवानंद वर्सेस केरल का एक केस आया और उस केस में यह तय किया गया कि अगर संविधान के को पूरा देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक बेरुबारी केस आया था। बेरुबारी केस में यह माना गया था कि प्रस्तावना संविधान से अलग है, संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का केस आया तो उसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि अगर मान लीजिए किसी संविधान के अनुच्छेद को आप विस्तारित करते समय, उसे परखते समय, उसका अर्थ लेते समय आप अटक जाएं कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो इस परिप्रेक्ष्य में उसे देखा जाएगा, इस लाइट में उसे देखा जाएगा, इस प्रकाश में उसे देखा जाएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या कहता है। तो संविधान के अनुच्छेद किस लिए हैं? संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमने संविधान क्यों बनाया है? हमने संविधान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया है। तो ये प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी। यहां से आप समझ पाते हैं कि संविधान का मौलिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो संविधान, ये बात तय है अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इसे ध्यान रखिएगा कि संविधान जो है उसका अभिन्न अंग है जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। फिर एक जस्टिस सुब्बा राव थे जिन्होंने कहा कि संविधान की जो उद्देशिका है वो ये तय करती है कि हम किन आदर्शों और किन आकांक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, किन आदर्शों और किन आकांक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना बनी कैसे? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा उसमें ही कुछ फेरबदल करके, उसके ऊपर विचार करके उसे ही संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें बाद में परिवर्तन नहीं हुए या बाद में इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुए, इसमें बाद में अमेंडमेंट्स हुए, बाद में इसे परिवर्तित किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित किया गया। इसके बारे में भी क्वेश्चन उठे, क्या हम प्रस्तावना को परिवर्तित कर सकते हैं? क्या हम उद्देशिका को चेंज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना को हम पॉजिटिव तरीके से,
धनात्मक तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात हम कुछ जोड़ सकते हैं उद्देश्य में, कुछ हटा नहीं सकते। ये माना सुप्रीम कोर्ट ने। आइए हम देखते हैं कि उद्देशिका कहती क्या है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। एक बात तो बता दूं, जो संविधान के उद्देशिका की भाषा ली गई है, ये भाषा है प्रेरित ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, हम देखते हैं कि संविधान में जो उद्देश्य है वो अमेरिका का संविधान है, पहला ऐसा पहला संविधान था जिसमें हमने देखते हैं कि वहां पर उद्देश्य है संविधान का। हर एक संविधान में उद्देशिका नहीं पाई जाती और हमारे संविधान की उद्देशिका बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान की उद्देशिका के पहले वर्ड, शुरुआती जो शब्द हैं वो कैसे शुरू होते हैं, हम भारत के लोग। तो ये उद्देशिका को स्वीकार कौन कर रहा है, और अंतिम वर्ड देखेंगे क्या है कि दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये डेट ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद हिंदी में विक्रम संवत में डेट लिखी हुई है, मैंने जानबूझकर उसे यहां नहीं लिखा है, हम विषय को सरल बनाना चाहते हैं, कठिन बनाने का मतलब नहीं है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन करते हैं, हम भारत के लोग। किसके माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से। अगर पूरा जो बीच का जो पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान सभा को किसने पावर दी, किसने शक्ति दी, हम भारत के लोगों ने दी, है ना। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत चुनाव हुए और कुछ लोग जो हैं वो नॉमिनेट होकर के आए। हालांकि इस बात को माना जाता है कि वो सीधे तरीके से चुनाव नहीं किए गए थे, और लेकिन उस समय जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते थे या जिस तरीके से उन्हें चुना जा सकता था, शायद सबसे बेहतर तरीका वही था। और दूसरी बात यह है, संविधान तो हम हमेशा ही किस लिए उपलब्ध है कि आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो लगातार हम संविधान को समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करते चले आ रहे हैं। हम देखते हैं कि हमेशा संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमने लेटेस्ट देखा कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, काफी समय से आवश्यकता थी शायद और उसे हटा दिया गया। खैर, हम देखते हैं क्या, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। भारत अंग्रेजों के अधीन था, है ना, ब्रिटेन के अधीन था, महारानी का शासन था। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का कहने का अर्थ यह है कि भारत अब किसी के भी अधीन नहीं है। भारत किसी भी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी दूसरे के अधीन नहीं है। जैसे बाकी राज्यों ने डोमिनेट स्टेटस स्वीकार किया, हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अभी भी यूनियन जैक का कुछ पार्ट हमें उनके फ्लैग में दिखाई देता है। तो ब्रिटेन की महारानी है, नाम मात्र के लिए उनकी ही महारानी है, लेकिन हमने ये स्टेटस स्वीकार नहीं किया। हाँ, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य अवश्य रहे, जो कॉमनवेल्थ है उसका पार्ट हम हैं। कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का समूह है जो लोकतंत्रात्मक देश हैं, जो पहले ब्रिटेन का हिस्सा थे या ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा तो हैं, लेकिन हम स्वयं प्रभु हैं। हमारे ऊपर ब्रिटेन की महारानी नहीं है। हमारे राज्य का प्रधान कौन है, हमारा राष्ट्रपति। भारत के स्वयंप्रभु होने का अर्थ यह है कि हम किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय संधि, किसी देश के साथ संबंध, किसी देश के साथ सीमा संबंध, किसी देश के साथ किसी भी अन्य तरह के आर्थिक संबंध को तय करने के लिए स्वयं ही उपलब्ध हैं, स्वयं ही काफी हैं। उसमें कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमें गाइड नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना है और आपको ऐसा नहीं करना है। राइट। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये चार शब्द। मैंने आपको समाजवादी शब्द का अर्थ पहले ही बताया है। हालांकि ये समाजवादी शब्द का जो अर्थ है, इसमें हम देखते हैं, आपको मैंने बताया कि समाजवाद, मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद, मैंने आपको इसके पहले बताया कि साम्यवाद, ये अलग अलग तरह के शब्द हैं। समाजवाद का अर्थ यह है कि सभी पूरे समाज के पास
जो उत्पादन के साधन हैं उसका अवसर प्राप्त हो, किसी एक के हाथ में ये शक्ति ना रह जाए। ठीक है, सभी को सभी प्रकार के अवसर प्राप्त हो। समाजवाद का सिद्धांत जो है उसकी डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से दी जाती हैं, किंतु मेरा ये मानना है कि जैसे ही हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ आते हैं, जब हमने एलपीजी की नई पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, तो उससे समाजवाद शब्द थोड़ा डायलूट हो गया। 1955 के अवार्डी सेशन में समाजवाद की जो व्याख्या की गई और शुरुआत में जिस तरह के समाजवाद की आवश्यकता थी, हमने देखा कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए गए, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए सरकार के द्वारा और सारा नियंत्रण उसका था। लेकिन धीरे धीरे समय की आवश्यकता थी और हमने आर्थिक गतिविधियों को निजी क्षेत्रों के लिए खुला छोड़ने की प्रक्रिया अपना ली। और आगे की प्रक्रिया यह है कि जो भी सरकारी क्षेत्र में उपक्रम है, धीरे धीरे उन्हें निजी क्षेत्रों के अधीन किया जा रहा है। सरकार का काम गवर्नेंस माना जाता है, सरकार का काम अब उपक्रम संभालना नहीं माना गया है। खैर, अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष का मीनिंग सेक्युलर नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं कह रहे हैं, हम यहां पर पंथ निरपेक्ष कह रहे हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की अवधारणा है, पश्चिमी समाज की अवधारणा है सेक्युलरिज्म की, अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ऐसी अवधारणा हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां राज्य का भी अपना धर्म है, संसद का अपना धर्म है, सांसद का अपना धर्म है, और मेरा भी अपना धर्म है और आपका भी अपना धर्म है। ठीक है, एक टीचर का अपना धर्म है, एक छात्र का अपना धर्म है। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं। अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। वो किसी पंथ का समर्थन नहीं करेगा या सभी धर्मों का समान समर्थन करेगा। हमारी जो सेकुलरिज्म की अवधारणा है वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है, वो सकारात्मक है। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नकारात्मक नहीं है, हम सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। लोकतंत्रात्मक, हम जानते हैं कि हमारे यहां हम हर प्रकार की सरकार जनता खुद तय करती, जनता ही चुनती है। तो हम एक लोकतंत्रात्मक राज्य है जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब्राहम लिंकन डेफिनेशन आप सभी को याद है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए। बार बार हम डेफिनेशन को रिपीट कर चुके हैं। गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य शब्द का भी अर्थ मैंने आपको क्लियर किया था कि गणराज्य क्या होता है, जहां पर राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर के चुना जाता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। हमारी गणराज्य की अवधारणा बहुत पुरानी है। दुनिया के सबसे पहले गणराज्य भारत में ही थे। जब हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं इतिहास में, कब करते हैं, 600 बीसी के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो उसमें वैशाली और बाकी वहां गणराज्य थे जहां पर नेता चुने जाते थे और एक जगह बैठ करके निर्णय लिया करते थे समूह में। हमारे गणराज्य की अवधारणा शायद बौद्ध धर्म से निकल करके आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन है वो गणराज्य नहीं है, इंग्लैंड है वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर कौन है, महारानी का शासन है, जो कि वंशानुगत शासन है। जापान गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र तो है ये देश, लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि जापान में क्या होता है, राजा होता है। भले ही वो नाम मात्र का राजा है, उसके हाथ में कोई ज्यादा शक्तियां ना हो, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। वो लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। हम लोकतंत्र भी हैं तो हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राइट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय हर एक वर्ग से संबंधित है। आर्थिक न्याय, फिर से हम आर्थिक वर्गों को देखते हैं, और राजनीतिक न्याय, सभी को समान अवसर प्राप्त है राजनीति में भी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रताएं। हमारी स्वतंत्रता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का,
और हमारा कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता का, दोनों में जबरदस्त अंतर है। अमेरिका में हर एक आदमी गन ले सकता है, फायर आर्म्स लेकर घूम सकता है, उसे वो स्वतंत्रता मानते हैं। हमारी स्वतंत्रता ऐसी है जहां तक हमारा संपूर्ण विकास हो सके, हम सर्वांगीण विकास कर सके अपने विचारों का, अपने व्यक्ति का, अपने विश्वास का, अपने धर्म का, अपनी उपासना का। लेकिन जैसे ही हम दूसरे के फील्ड में इंक्रोचमेंट करते हैं, दूसरे के एरिया में घुसते हैं, वहां हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। हम स्वतंत्र हैं, हमारा तंत्र है, हम तंत्र है। देखिए, इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र शब्द में भी एक अंतर है ना। हम स्वतंत्र हैं, अपना एक तंत्र है। हम ऐसा नहीं कि किसी भी नियम से बंधे नहीं, हम उच्च शिखल नहीं हैं, हम स्वतंत्र जरूर हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कितने प्रकार की समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को बराबर प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर, विभिन्न प्रकार के अवसर। आप कहीं पढ़ना चाहते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, सभी के लिए समान रूल्स और रेगुलेशन है, किसी को किसी भी चीज से रोका नहीं जाएगा। ठीक है ना। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मैं इस पर फिर से आऊंगा, एकता और अखंडता शब्द पर, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता शब्द भी बाद में, जो अखंडता शब्द है बाद में जोड़ा गया। 1976 में, मैंने फिर से बताया, 42वें संशोधन के बाद क्या हुआ? भारत एक नया बना हुआ राज्य है, एक नया बना हुआ देश। अगर हम विश्व का इतिहास देखें तो 75 साल कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता है, और इस वजह से जो नए बने हुए देश हैं उनमें विभिन्न प्रकार के डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स, देश को तोड़ने वाली सोच कई जगह काम करती होती है। ठीक है। और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मांग बढ़ती रहती है कि हमें अपना अलग देश चाहिए, अपना अलग हिस्सा चाहिए, इस तरह की चीजें। ठीक है। तो ये डिसइंटीग्रेटिंग फोर्स हैं, इसको रोकने की जो भावना है वो इस अखंडता शब्द से आती है ना। एक सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा, हमारा पूरा संविधान जो लागू हुआ वो कब हुआ? आप सभी को मालूम है, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान सभा ने संविधान का कार्य पूरा करके इस उद्देशिका के साथ संविधान को हस्ताक्षरित करके शुरुआत के 16 अनुच्छेद कब लागू कर दिए? 26 नवंबर 1949 को। करीब 395 अनुच्छेद थे, बाकी के अनुच्छेद कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को। विक्रम संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, इन नियमों को स्वीकार करते हैं, हम इन नियमों को अंगीकृत करते हैं। कौन? फिर से कह रहा हूं मैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। मैं कुछ चीजें आपको इसके अलावा बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है कि इन चीजों में आप देखेंगे कि जो शब्द जोड़े गए उनमें से हम देखते हैं कि संपूर्ण समाजवादी, संपूर्ण, और हम क्या देखते हैं यहां पर? अखंडता। एक्चुअली पैराग्राफ को हटा करके और उसकी जगह पूरा पैराग्राफ, पूरे लाइंस, पैराग्राफ को नहीं, उस शब्द को हटा करके पूरे नए शब्द जोड़े गए। राइट। शब्द वही थे, उसमें से कुछ नए शब्द डाले गए, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। राइट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात, हम प्रभुत्व संपन्न पहले शब्द था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्लियर कर दिया गया कि हमारे ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है, कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है ना। समाजवादी का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया और इसे बाद में जोड़ा गया, और अखंडता, इन सबको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि प्रस्तावना पर कई तरह की बातें आएंगी। प्रस्तावना पर जब इन्हें, प्रस्तावना को संशोधित किया गया तो कहा गया कि प्रस्तावना को कैसे संशोधित किया जा सकता है, संविधान की उद्देशिका को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में यह माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिसीजंस को, अपने दिए गए निर्णय को खुद ही रिवाइज कर सकती है,
मान लीजिए एक जज ने निर्णय दिया तो 3 जजेस की बेंच, 3 जजेस ने निर्णय दिया तो 5 जजेस की बेंच उसे क्या कर सकती है, रिवाइज कर सकती है। और फिर वो जो निर्णय होता है उस निर्णय के ऊपर होता है और वो पुराना निर्णय नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये माना गया केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में। केशवानंद बनाम केरल राज्य का जो मामला था वो 1973 का था और बेरुबारी का केस था 1960 का। केशवानंद और केरल बनाम के केरल राज्य के केस में माना गया कि ये जो प्रस्तावना है इसको संशोधित किया जा सकता है, उसी तरह संशोधित किया जा सकता है जैसे संविधान के किसी अन्य हिस्से को संशोधित किया जा सकता है, और अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 368 के माध्यम से, 368 के माध्यम से, आप जानते हैं। इसके अलावा ये भी माना गया कि ये संविधान का पूर्णतः संविधान का हिस्सा है, लेकिन किस तरह से संशोधित कर सकते हैं, केवल सकारात्मक तरीके से इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, इसे हटाया नहीं जा सकता। और इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित माना गया है। अर्थात अगर मान लीजिए कि किसी मुद्दे पर किसी अनुच्छेद या किसी मौलिक अधिकार या किसी दिशा निर्देशक तत्व को का मामला कोर्ट में आया, और हमें मालूम है कि जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, जो संविधान की लैंग्वेज है, अनुच्छेदों की लैंग्वेज है, वो थोड़ी विधिक लैंग्वेज है और उसकी वजह से कहीं कंफ्यूजन है कि इसका क्या मीनिंग लिया जाए, इसका क्या अर्थ माना जाए। उस समय अगर इस बात पर विवाद उठता है तो हम कहां देखते हैं, संविधान की उद्देशिका की तरफ देखते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, और ये उद्देश्य तय करता है कि उसका कौन सा मीनिंग एक्सेप्ट किया जाए, कौन सा मीनिंग माना जाए। आपको संविधान की उद्देशिका के एक एक शब्दों के बारे में जानना और समझना है। जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। अलग अलग तरह के प्रश्न आ जाते हैं, वो तारीख पूछ ली जाती है कई बार, कौन से अनुच्छेद से या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कौन किस किस शब्दों को परिवर्तित किया गया, को कितने तरह की के न्याय की बात की गई है, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है ना, ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी यही पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका का आधार किसने रखा था, तो मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका से संबंधित जो बात कही थी उसे ही बाद में डिस्कशन के द्वारा संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये ठीक से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे, उसके मीनिंग पर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।